हम लोग उपसाला में बैठे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं अब हमारे, जैसे हिंदी में कहते हैं, हमारे कुछ बच्चों के साथ हूँ, यानी हमारे छात्रों, मेरे छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ। हिंदुस्तान में कहते हैं बच्चे। और हम यहाँ उपसाला की हिंदी के बारे में कुछ बात करेंगे, उपसाला यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई के बारे में, और स्वीडन में हिंदी के हालात के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, जहां तक हम संक्षिप्त रूप में कुछ कह सकते हैं। पर शायद इससे शुरू करेंगे कि हर एक कुछ अपने बारे में कुछ बात करें। और कौन शुरू करना चाहेंगे? बस ऐसे 1 मिनट में आप नाम और आप कौन हैं, और तुम कौन हो कहना चाहिए हिंदी में, और इस वक्त क्या करते हो वगैरह, इसके बारे में बात करेंगे। शायद। शुरू करो। जी, शुरू करो। अच्छा, तो मेरा नाम योआकिम है और मैंने 4 सेमेस्टर के लिए uppsala में हिंदी की पढ़ाई किया। यानी 2 साल से। 2 साल से जी। हम्म। तो हिंदी क्या पढ़ता हूँ? हिंदी क्यों सिर्फ पढ़ते हो? सिर्फ मालूम है। सिर्फ भगवान मालूम है। भगवान जाने। जी। तो मुझे लगता है मेरा रीजन है कि 3 साल पहले मुझे संस्कृत चाहता था, पढ़ना चाहता क्योंकि था। मैं जी क्योंकि मैं इतिहास के धर्म से हूँ। धर्म के इतिहास, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में मुझे समझाना पड़ता है, धर्म के इतिहास के नाम से एक विषय है जिसमें लोग धर्म के इतिहास, यानी पूरी दुनिया के धर्म के इतिहास के, धर्मों का इतिहास पढ़ते हैं। जी। लेकिन उस साल में संस्कृत कोर्स कैंसिल गया था, तो इसलिए मैंने हिंदी पर शुरू किया था। हिंदी में पढ़ाई की। हाँ, बस। हाँ, ये मुझे कहना है कि ये जो छात्र हमारे साथ है, वे हिंदी अपने आप में एक विषय नहीं है उपसाला यूनिवर्सिटी में। यानी हमारा मूल विषय है, इंडोलॉजी के नाम से चलता है। पर इसके अलावा जैसे दूसरे विषय, जैसे धर्म के इतिहास के कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरे विषयों के कुछ छात्र भी इधर उधर आते हैं। शुक्रिया योकिम। शायद आगे नूमी, तुम कुछ कह सकती हो अपने बारे में? ठीक है। मेरा नाम नोमी है और मैं 2 साल से हिंदी पढ़ती थी, लेकिन अभी मैं एक दूसरा विषय पढ़ती हूँ। और हाँ, मैं इस विषय के बारे में बहुत खुश हो? दूसरे विषय जो, इसके बारे में तुम खुश नहीं हो या खुश हो? मैं खुश हूँ। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस विषय सीखने में। यानी वही मेरे ख्याल से शांति अनुसंधान है ना तुम्हारा विषय, है ना? शांति, और इसको पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च कहते हैं ना? हाँ। तो मेरा लक्ष्य है भारत के बारे में और और जानकारी इकट्ठा कर लूं। हाँ, हाँ। पर हिंदी पढ़ने से क्या फायदा है वही पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए? मुझको, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इसके बारे में काम करना चाहती हूँ, एक फायदा है कि मैं लोगों के साथ, आम लोगों के साथ बोलना कर सकती हूँ। और यानी दक्षिण एशिया में आम लोगों के साथ बोल सकती हो, बोलना मुमकिन है। हाँ। यानी तुम दक्षिण एशिया में या हिंदी में इस तरह से आगे काम करना चाहोगी? फिर बोलिए।
तुम आगे यानी पढ़ाने के बाद तुम इंडिया में या हिंदुस्तान में काम करना चाहोगी? जी हाँ, ये सच है। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा है। बहुत खूब। और दूसरी बात है, हिंदी हिंदी न सिर्फ एक भाषा है, वो एक संस्कृति भी है अपने आप में। यानी दूसरे यानी यानी लोग एक दूसरी दुनिया के लोगों की सोच समझना भी वो हिंदी के साथ आती है। क्या तुमको लगता है ये सच है कि नहीं? हाँ हाँ, जो मैं बिल्कुल। हाँ, नहीं, वो यानी आम स्वीडिश लोगों को या आम यूरोपीय लोगों को वो जैसे दक्षिण एशिया में कैसी सोच है, कैसे विचार है, लोग क्या महसूस करते हैं, वो हम लोगों से थोड़ा दूर होता है ना। हाँ, जी हाँ। और भाषा के साथ हम कुछ हद तक कम से कम अंदर तक पहुंच पाते हैं। वो है। जी हाँ। जैसे वो किपलिंग ने एक बार बहुत मशहूर इनका श्लोक है, and never the twain shall meet, east is east and west is west and never the twain shall meet। तो ये मेरे ख्याल से सच नहीं है, हिंदी के साथ ईस्ट एंड वेस्ट मिल सकते हैं ना, ऐसा है कि नहीं? हम्म, मुझको सब नहीं समझ गया। I didn't get everything of that. हाँ Sorry. शायद उसमें कुछ सत्य है, कुछ असत्य भी है। दोनों है ना। हाँ, वो तो है। ठीक है, शुक्रिया। दाविद तुम कुछ कह सकते हो अपने बारे में? नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और मैं अभी एक मास्टर हिंदी से एक मास्टर पढ़ता हूँ। यानी इंडोलॉजी मास्टर है। इंडोलॉजी मास्टर पर इसका मतलब है हिंदी में। और पहले एक बैचलर मैंने पढ़ लिया। और लेकिन मैं काफी सालों से 2012 से मैंने हिंदी सीख ली, क्योंकि पहले मैं ज्यादातर यूनिवर्सिटी पर मैंने हिंदी नहीं सीखी, पर एक लैंग्वेज स्कूल दिल्ली में, इसका नाम जुबान है। और मैं कुछ 1.5 सालों के लिए उधर हिंदी और उर्दू पढ़ता था। और इसके बाद मैं उपसाला में 2017 से 3 सालों से पहले मैं उपसाला में हिंदी सीखनी शुरू किया। और तो मैं बहुत समय के लिए जब से मैं पहले बार भारत गए, तब से मैं काफी रुचि हुई भारत के बारे में। रुचि हुई। और मैंने इस समय से सोचा कि मैं एक बार मैं हिंदी सीखूंगा। और तो इसके अलावा मैं हिंदी साहित्य के बारे में मुझको बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, तुम खासकर साहित्य में दिलचस्पी लेते हो और आजकल एक निबंध लिख रहे हो। किस लेखक के बारे में? उदय प्रकाश जो एक जो अभी वो लिखते हैं, वो लिखते रहते हैं। वो इन दिनों का एक बहुत मशहूर लेखक है आजकल, उदय प्रकाश। बहुत खूब। इसके बारे में निबंध लिखना पड़ता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। इस तरह से छात्रों के साथ एमफिल के साथ ही ठीक ढंग से निबंध लिखना शुरू होता है। पर यहाँ स्वीडन में हम बहुत जल्दी से छोटे छोटे निबंध लिखते हैं पहले, और फिर एमए में ऐसे कम से कम 15-20 पन्नों के निबंध लिखना ये मामूली है। हर टर्म में कम से कम एक बार। ठीक है, शुक्रिया इसके लिए। तो कम से कम कुछ प्रवेश तो हुआ तुम्हारा। फेलिक्स, तुम अपने बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, सुना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सुन सकते हैं, बिल्कुल। दिखने से तुम फ्रैंक ज़ापा की तरह दिखते हो। पर फ्रैंक ज़ापा नहीं है, फेलिक्स रोज़ेन है। ये अच्छी बात है, सच बात है। तो ये मेरा नाम फेलिक्स है और मैं जैसा गुनर धार्मिक की इतिहास सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक दूसरा सब्जेक्ट
मैं एक दूसरा शब्द चाहता हूँ, तो मैं अपने धार्मिक अध्ययन को भाषा के साथ जोड़ना चाहता था। तो मैंने हिंदी को धोखा दिया, लेकिन मैं इंटरेस्ट रोचक तो मैं मेरी दिलचस्पी। दिलचस्प, हाँ, तो मैं भारत की इतिहास और भारत की धर्म के बारे में बहुत दिलचस्प है। तो मैंने हिंदी धोखा दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सचमुच धर्म के इतिहास पढ़ने के लिए भाषा की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं यूं मानता हूँ, या तो चीनी हो, या तो कोई भारतीय भाषा हो, या तो अरबी हो, या दूसरी कोई जुबान, जो भी हो, जो जिस विषय में भी दिलचस्पी हो, हाँ, उसी विषय की मुख्य जुबान मेरे ख्याल से सीखनी है। लेकिन भाषा सीखना है, ये अच्छे है, क्योंकि जब मैंने हिंदी सीखना शुरू किया, मैं भारत और इसकी समृद्ध संस्कृति के बारे में अधिक समझने के लिए भी तैयार हूँ। वाह। तो शाबाश। नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हिंदुस्तान इतना विशाल देश है, और वो जो जिसको कहते हैं गंगा यमुनी कल्चर, संस्कृति, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलती है, क्योंकि वो इस तरह की संस्कृति हमारे यहाँ यूरोप में धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं आजकल प्रवासी के रूप में। और पर हिंदुस्तान में बहुत दिनों से इस तरह की बहुसांस्कृतिक वही परंपरा चली आ रही है। शुक्रिया फेलिक्स। और अरमिन, तुम अपने बारे में कुछ बता सकते हो? जी, मेरा नाम आर्मिन है और मैं इटालियन हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी पढ़ाई यही उपसला में की। शुरू में मैंने भाषावी ज्ञान की पढ़ाई की, और उसके साथ साथ सिंधोलॉजी दक्षिण एशिया की पढ़ाई भी। तो मैंने अपनी बैचलर और मास्टर इंडोलॉजी में की, और ख़ासतौर पर हिंदी आधुनिक साहित्य में, और आजकल मैं अपना पीएचडी आदिवासी साहित्य में कर रहा हूँ। आदिवासी साहित्य, ये तुम्हारा विषय है अपने पीएचडी में। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल हिंदी में आदिवासी साहित्य एक नई धारणा चली आ रही है, पर तुमको भी पता चला कि वो धारणा इतनी नई नहीं है। एक आदिवासी के नाम से एक पत्रिका तुमने ढूंढ निकाला, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? हमने हमेशा कहते हैं कि आदिवासी साहित्य 90s से शुरू की, लेकिन ऐसा नहीं। 1990 के बाद 1960 से भी काफी बहुत लेखक थे, और एक खासतौर पर एलिसेका, वो बहुत कहानी लिखी। अकेली, वो अकेली नहीं थी, दूसरे लेखक भी थे, लेकिन किसी कारण से ये लेखक मशहूर नहीं हो गए, और 80-90 तक तो वे कोई नहीं जानते थे। बस आजकल वे हम रेडिस्कवर कर रहे हैं। हम इसको दोबारा किसी तरह से ढूंढ निकालते हैं। हाँ, वंदना टेटे ने एलिस एक्का की एक कहानी संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें ऐसी कई कहानियां हैं एलिस एक्का की, और बहुत अच्छी कहानियां हैं उनमें। और आर्मिन को ऐसे कम से कम 4-5 और एलिस एक्का की कहानियां मिली उसी में, और उस पर इन दिनों वो हम वंदना टेटे के साथ हम संपर्क में हैं। शायद आप लोगों को हिंदुस्तान में आपको अजीब लगेगा कि विदेश में लोग बैठ के आदिवासी साहित्य की पढ़ाई करते हैं, पर ये मामूली बात है। जो भी अच्छा साहित्य मिलता है वो किसी तरह से अपने आप से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच पाता है, ये मैं कम से कम मानता हूं, जिस जुबान में भी वो लिखा गया है। वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आप देखते हैं यहाँ हमारे छात्र जो है ना, यहाँ
इंडोलॉजी की पढ़ाई करने से पहले या हिंदुस्तान में, जैसे डेविड ने बताया कि हिंदुस्तान में उन्होंने शुरू किया, दिल्ली में एक लैंग्वेज स्कूल में, या इनको ना हिंदी आती थी ना कोई दूसरी भारतीय जुबान आती थी। वो सब और उनके पूर्वजों में भी कोई हिंदुस्तानी नहीं है, कोई भारतीय नहीं है। तो लोग ऐसे ही रुचि लेते हैं और पढ़ने के लिए आते हैं, और हिंदी सीखी जा सकती है। हम चाहे या ना चाहे, हम जीवित मसाइल हैं, नमूने हैं कि हिंदी जापानी, चीनी, रूसी की तरह, कोरियाई की तरह सीखी जा सकते हैं। लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम लोगों को बेकार नहीं लगता ये। पर एक बात यह है कि बाद में हिंदी के साथ नौकरी नहीं मिलती यहाँ, बहुत मुश्किल है सीधी हिंदी के साथ। पर कुछ लोग किसी न किसी विषय में या किसी न किसी तरह से नौकरी के बाजार में कुछ ना कुछ करते हैं, ये मेरा अनुभव है। पर हिंदी के साथ नहीं। पर हिंदी के साथ, हिंदी पढ़ते पढ़ते, जैसे नूमी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा था, दक्षिण एशिया में बसे हुए लोगों के सोचने का ढंग किसी तरह से हमारे समझ में आती है, और इस तरह से संपर्क बनता है। यानी एक बात तो ये है कि हम एक ही भाषा में बोलते हैं, दूसरी बात ये है कि हम संपर्क में आ जाते हैं। अंग्रेजी के साथ मुझे लगता है, बहुत अक्सर मैं देखता हूं कि यहाँ जैसे एक स्वीडिश अपनी स्कूली अंग्रेजी लेकर हिंदुस्तान में किसी हिंदुस्तानी अंग्रेजी में जब बात करता है तो शायद एक ही जुबान में बोलते हैं, पर संपर्क नहीं बनता, एक दूसरे को नहीं समझता। वो भी मामूली है, वो बहुत अक्सर होता है। जैसे कि लोग एक ही जुबान में बोलते हैं फिर भी एक दूसरे को नहीं समझते। जैसे वो भी सुनने में आता है, मैं अब चुटकुले के रूप में बोलता हूँ। जैसे एक शादीशुदा पति पत्नी आपस में शिकायत करते हैं, तुमने कभी मुझको समझी नहीं। तो वो मामूली बात है। मैं इसलिए कहता हूं कि एक ही जुबान में बोलना और संपर्क में आना दो अलग अलग चीजें हैं। पर हमारे संस्थान में सबसे ज्यादा छात्र चीनी के लिए आते हैं, क्योंकि चीनी के लिए एक बाजार है। बाद में इस तरह से नौकरी मिलना बहुत मुश्किल नहीं है। या बाद में फेलिक्स, तुमको क्या लगता है भविष्य में वो हिंदी को लेके तुम क्या करोगे? यानी अभी पढ़ाई करते हो, पर तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम भारत भी गए, वहां पे क्या अनुभव था? लोग तुमको जीसस बता के मजाक करने लगे या कैसा हुआ? माइक्रोफोन। तो आपका सवाल ये भविष्य भारत में के बारे में? हाँ, ये दो सवाल थे। एक तो तुम्हारे क्या अनुभव है भारत जाके हिंदी में बोल के, और दूसरा भविष्य में हिंदी को लेकर तुम क्या करना चाहोगे? हाँ, ठीक है। तो भविष्य में पहला मैं भारत को जानना चाहता हूँ, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में के कारण नहीं मिला है। मौका नहीं मिलता। हाँ जी। इस वक्त होगा, उम्मीद है अभी भी कि अगले साल में सब कुछ बदल रहे हैं। हाँ, अच्छा। तो अगले साल में मेरा मास्टर्स थीसिस शुरू करूँगा, और मैं भारत के उत्तर के बारे में ये धार्मिक अंतक्रिया के बारे में सीख रहा हूँ, और स्यादा कबीर नानक के बारे में सीख रहा हूँ। यानी निर्गुण भक्ति के बारे में तुम हाँ, लिखना चाहोगे? निर्गुण भक्ति के बारे में। हाँ जी। हाँ, मुझे मालूम है तुमको खासकर निर्गुण भक्ति पसंद है, खासकर कबीर, मैं जानता हूँ। हाँ, कबीर और बुल्ले शाह भी है, और ये दूसरा पाकिस्तानी वारिस शाह वगैरह। अच्छा, पंजाबी भी। और अफगानिस्तान भी है। कौन सा नाम है? रूमी भी अच्छा है।
अच्छा, रूमी जो फारसी में लिखते हैं। अच्छा, रूमी भी पसंद है। अच्छा, लेकिन फारसी नहीं आती है तो फारसी नहीं आती, हिंदी आती, फारसी नहीं। कुछ लोग यहाँ फारसी भी पढ़ते हैं हिंदी इसकी। कम आती है। अब बहुत अच्छी, तो बहुत फारसी अच्छी नहीं। हिंदी, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। अरे यार, बहुत नहीं, अच्छी हिंदी बोलते हो। जोश अच्छा, है, जोश है। शायद कुछ लोग हमारे भारतीय दर्शकों को ये के सामने वो सवाल आएगा, ठीक है, वो धर्म का इतिहास पढ़ना चाहता है, ये बहुत अजीब लगता है कि हिंदू वो यूरोप से आके यहाँ धर्म का इतिहास। तुम क्या अपने को हिंदू समझते हो? मैं हाँ, तुम अपने को हिंदू समझते हो? या तुम हिंदू बनना चाहोगे, या क्यों इस तरह की दिलचस्पी, क्यों धर्म के इतिहास में? क्यों एक मुश्किल सवाल है। हाँ, मुश्किल, मैं जानता हूँ। अगर मुश्किल जवाब सवाल नहीं है। देना चाहोगे वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे एक सवाल नहीं मिला है। अच्छा, सिर्फ दिल में चाहा था। अच्छा, हाँ, लगता है कि वो कम से कम हिंदू धर्म के इतिहास से कुछ प्रभाव है तुम पर। तुम कुछ करते हो, योगा करते हो, या इस तरह से कुछ है? योगा नहीं, ये जब मैंने पहला समय कबीर सुनाया है तो मैं वाह वाह वाह, क्या बात है। तो मेरा रोचक बनाता था। हाँ, वो रोचक लगा। बनाना, ग्रो। हाँ, बिल्कुल। वो खासकर फेलिक्स, तुम खासकर कबीर से बहुत प्रभावित हो। हाँ, और कबीर के पद खासकर पसंद है, मुझे मालूम है। फिर बीए थीसिस, हमारे यहाँ बीए में थीसिस भी लिखना पड़ता है, निबंध लिखना पड़ता है। तुमने भीषम साहनी के खड़ा कबीर बाजार में उनके एक नाटक के बारे में लिखा। भीषम साहनी भी पसंद है? हाँ जी, लेकिन मैं सिर्फ कबीरा खारा बाजार में और अमृतसर आ गया है पढ़ा था। तो थॉमस नहीं पढ़ा। मैंने थॉमस नहीं पढ़ा। तो मैं सिर्फ दो एक नाटक और एक छोटा सा नॉवेल, कहानी हाँ, कहानी पढ़ी। पर कोई बात नहीं। नूमी, तुमने भी कुछ कहानियां पढ़ी हिंदी में? अभी या पहले या अभी, जो भी, जब भी ऐसी कहानी जो तुमको खासकर पसंद थी। अच्छा, मुझको प्रेमचंद की कहानियां बहुत पसंद है। और मैंने what's the name? क्या नाम है? भूमि समथिंग, रंगभूमि। हाँ, मैंने रंगभूमि पढ़ी। हाँ। प्रेमचंद ने रंगभूमि पढ़ा, लिखा, हाँ। और तुमने पढ़ा। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है। उनकी कहानियों में भी तुमने कुछ पढ़ी? एक और बार, एक प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ी? यानी वो उपन्यास के अलावा एक कहानी भी पढ़ी? कोई बात नहीं। यानी प्रेमचंद की एक कहानी जानती हो? अगर मैं एक कहानी जानती हूँ। हाँ, क्या तुम एक कहानी जानती हो प्रेमचंद की? Jag förstår inte frågan. कोई बात नहीं। तो कहानियां भी पढ़ी। हमने एक दो कहानियां भी पढ़ी प्रेमचंद की, मेरे ख्याल से। पर कोई बात नहीं, इसको छोड़ेंगे आपके लिए। हाँ, अरविंद, तुमको भी प्रेमचंद पसंद है कि नहीं? जी, बहुत पसंद था जब मैं अपनी पढ़ाई शुरू की। मेरे पास मेरे कोई पसंदीदा लेखक नहीं है अभी तक, लेकिन जरूर शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की तो मेरे टॉप 10 में है। हाँ, कम से कम।
और तुमने एक बार एक जी क्या? हाँ, शतरंज के खिलाड़ी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी, शतरंज की खिलाड़ी। उसकी भी बहुत मशहूर फिल्म भी है। तुमने फिल्म भी देखी योके? योके तुमने फिल्म देखी? श्याम बेनेगल की जो मशहूर फिल्म है ना। जी, ये अमृतसर आ गया फिल्म, और ये नहीं नहीं, ट्रेन टू पाकिस्तान। अच्छा, पर ट्रेन टू पाकिस्तान वो प्रेमचंद का नहीं है। वो खुशवंत सिंह का है। जी, और वो कोई बात अमृतसर आ नहीं। गया अभी शमशानी से। हाँ, और अरमिन ये बहुत अच्छा तुमने बीए में एक निबंध लिखा, उसमें तुमने प्रेमचंद की एक उर्दू की कहानी, उर्दू का अफसाना और इसका हिंदी का रूपांतर, तुमने उसकी तुलना की, तो निष्कर्ष क्या था उसमें? प्रेमचंद जी वो खास तौर पर उर्दू लेखक था और उनकी बहुत कहानियां पहली उर्दू में लिखी हुई। तो जब उन्होंने उनका अनुवाद की, तो हम देख सकते हैं कि कभी कभी शब्द बदलते हैं, लेकिन पूरा पारंपरिक दृष्टिकोण बदलता है। कभी कभी प्लॉट भी आगे बढ़ाता है उसके साथ में। तो इनके जो उर्दू हिंदी रूप, वो न सिर्फ एक दूसरे का अनुवाद है, दूसरे का तर्जुमा है, पर उसमें थोड़े थोड़े अंतर भी है। तो कभी कभी पूरी एक नई कहानी बनती है। प्रेमचंद के हाथ में अनुवाद करते करते वे अपनी कहानी शायद से खुश नहीं थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया दूसरी जुबान में। दाविद, तुमने भी हिंदी के साथ उर्दू भी पढ़ी? सही है। हाँ, तो भी सीख ली मैंने। बहुत बहुत अच्छी बात है। पहले दिल्ली में और फिर कुछ भी उपसाला में मैंने भी लिया। और तुमको लगता है उर्दू और हिंदी में बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं? फर्क तो मतलब व्याकरण में सही लगभग कुछ फर्क नहीं है, बहुत कम फर्क है, या बहुत कम मुख्तालिफ है। पर मुझे लगता है लफ्ज या शब्द ये काफी अलग होता है, मुझे लगता है। क्योंकि जब मैं उर्दू पढ़ता हूँ तो कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं कुछ शब्द में नहीं समझ जाता हूँ। और अभी तक कुछ उर्दू की शब्दकोश मतलब इसमें ढूंढने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि लिपि देवनागरी से थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि वो देवनागरी थोड़ा सा स्पष्ट है, पर उर्दू की लिपि नस्तालिक बहुत खूबसूरत है, पर थोड़ा सा मुश्किल भी है। मुश्किल भी है। बहुत अच्छा लगा, और उर्दू सीखना भी मैं बिल्कुल चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और इसके अलावा हमने जी बात और कि खास तौर पर शुरू में प्रेमचंद के उर्दू और हिंदी बहुत अलग है, उसमें बहुत बहुत अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खासतौर पर 30 सालों में तो उनका उर्दू और हिंदी बहुत नजदीक हो जाता है। दोनों हिंदुस्तानी का स्टाइल है ज्यादा। बिल्कुल। 1915 में उन्होंने सबसे पहली बार देवनागरी में एक कहानी लिखी, जो प्रकाशित भी हुई पहले देवनागरी में, उसके बाद में उर्दू में। उससे पहले वो हमेशा उर्दू में लिखते थे पहले। और उर्दू पहले जब वो उर्दू में लिखा तो बहुत फारसी अरबी शब्द जो इस्तेमाल शायद नहीं होता था बहुत, लेकिन जब हिंदी में उन्होंने लिखा तो वही भी होता कि बहुत संस्कृत शब्द जो आमतौर पर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में ऐसा बदल गया। हाँ, उनकी लिखने की शैली ज्यादा मामूली हो गई बाद में। हाँ, जैसे गोदान की जो जुबान है वो रंगभूमि की जुबान से थोड़ी अलग है, रंगभूमि की जुबान से थोड़ी अलग है। अच्छा, तुम कुछ और बताना चाहते थे शायद बीच बीच में? माइक्रोफोन।
अनम्यूट योरसेल्फ। एक और हाँ, तुम कुछ बताना चाहते थे मेरे ख्याल से। तुमने हाथ उठाया नहीं, ऐसा नहीं था। तुम कुछ कहना चाहता था, तुम कुछ कहना चाहते थे। नहीं। अच्छा, इस वक्त नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, दाविद तुम। बस एक बात प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद हिंदुस्तानी की समर्थक था। हिंदुस्तानी के समर्थक थे, बिल्कुल। तो इसको तथाकथित हिंदुस्तानी। हाँ, पर इसके अलावा हम यहाँ जैसे फिलिक्स ने कबीर का नाम उठाया और बुल्ले शाह का नाम भी उठाया और वारिस शाह। तो हम यहाँ न सिर्फ आधुनिक खड़ी बोली हिंदी पढ़ते हैं, पर कम से कम प्रवेश के लिए हम कुछ हद तक बोलियां भी पढ़ते हैं। जैसे अरविंद ने भोजपुरी पर इन्होंने एक बार एक निबंध लिखा, बनारस में बोली हुई भोजपुरी पर। और हम कबीर भी पढ़ते हैं, वैसे जिसको वो जुबान जिसको हम सदुक्कड़ी भी कहते हैं। और ब्रज कम से कम थोड़ी सी, जैसे वो 84 वैष्णवान की वार्ता पढ़ते, इसको लेके वो ब्रज का प्रवेश भी करते हैं। तुमको भी पुरानी यानी बोलियों की हिंदी में दिलचस्पी है? पुरानी हिंदी? हाँ जी, बहुत दिलचस्पी है। हाँ, तुमको भी, यानी लोगों को न सिर्फ आधुनिक हिंदी, पुरानी हिंदी में भी दिलचस्पी है। और कुछ लोग संस्कृत भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ हिंदी जो लोग जिनका वो केंद्र बिंदु अपनी इंडोलॉजी की पढ़ाई में हिंदी है, वे लोग कम से कम संस्कृत प्रवेश भी करते हैं। अगर मैं कम से कम मेरे लिए संस्कृत बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है, वैसे उसमें विभक्तियां बहुत कुछ है। हाँ, मुश्किल तो है। नोमी, संस्कृत के बारे में क्या तुमको संस्कृत का प्रवेश कैसा लगा? मुझको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, संस्कृत मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। लेकिन बहुत दिलचस्प भी थी। तो अगर एक मौका मिल जाए तो मैं जरूर और पढ़ूंगी। तो जरूर और पढ़ोगी। हाँ, इंशाल्लाह और पढ़ूंगी। इंशाल्लाह कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। ठीक है। वैसे हमारे संस्थान में कई प्राच्य जुबानें पढ़ाई जाती हैं। चीनी का नाम भी लिया था और सबसे ज्यादा छात्र चीनी के लिए आते हैं। इसके अलावा अरबी है। जो मुख्य जुबानें हमारे संस्थान में वे है फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी और चीनी, ये 5। इसके अलावा और भी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जैसे संस्कृत है, जैसे हिब्रू है, ग्रीक है, लैटिन भी है और अरामेइक भी है और कुर्दिश भी है। हमारे यहाँ बलूची भी पढ़ाई जाती है और उर्दू का प्रवेश भी होता है। यानी ऐसी बहुत चीजें हैं जो इस तरह। वैसे उपसाला उसमें अकेला नहीं है, पूरी यूरोप में इस तरह के संस्थान हैं जहां प्राच्य भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। वैसे छात्रों की संख्या कम है, खासकर हिंदी में। फारसी, तुर्किश में भी कम छात्र होते हैं, अरबी में ज्यादा है। उसका सिर्फ एक कारण है कि वो इसके बाद नौकरी मिलना नामुमकिन नहीं है। तो अगर हिंदुस्तान से और भी मांग होती द्विभाषियों के लिए, अनुवादकों के लिए इस तरह से, तो यहाँ आसानी से और कुछ ही समय के अंदर और लोग हिंदी पढ़ने के लिए आते जरूर, उसमें कोई शक नहीं है। यानी चीन में अंग्रेजी इतना प्रचलित नहीं है कि लेकिन चीन उसी वक्त कम आधुनिक तो नहीं हुआ, और वो भी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए भी सही है। वो अंग्रेजी बहुत अक्सर आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है, आधुनिकता का संकेत, और लोग समझते हैं कि भारतीय भाषाएं और हिंदी उसके अंदर में एक है। भारतीय भाषाएं एक तरह से पिछड़ी हुई लोगों की जुबान है, पर वो हीनता की भावना की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग विदेश में हिंदी पढ़ते हैं,
या तुम क्या कहोगे अरविंद इसके बारे में? कभी तुमको निराशा भी होती है कि हिंदुस्तान में वो हिंदी को वो जगह नहीं दी जाती है जो जिसको मैं क्या कहूँगा देनी चाहिए थी? नहीं, ये सही बात है। और हिंदुस्तान में लोग इतना हैरानी आता है लोगों को कि हम हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ जरूरी नहीं है। इसमें तुक क्या है वे पूछते हैं हमसे। और बहुत अक्सर तो उन लोगों को भी हिंदी जानकारी हिंदी की जानकारी खासकर लिखने और अपने को अभिव्यक्त करने की जानकारी सीमित है। हाँ, बहुत अक्सर और टेक्निक शब्द भी नहीं जानते हैं, पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ तो बहुत विद्यार्थी हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान से, और उनसे बोलना तो ये हमेशा ऊपर आता है कि वे बोलचाल में तो बहुत ठीक है, हिंदी जानते हैं, लेकिन परिभाषा तो काफी कमजोर है। यानी उदाहरण के लिए बहुत लोग साहित्य और इतिहास का कंफ्यूजन है। साहित्य नहीं जानते हैं, वो साहित्य सोचते हैं कि वो इतिहास है। हाँ। वैसे तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं साहित्य की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वे सोचते हैं कि वो इतिहास होगा, या पूछ रहे हैं साहित्य मतलब यानी क्या है। या वैसे हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शुद्ध हिंदी ही, संस्कृत निष्ठ हिंदी ही मानते हैं, सही हिंदी। पर अगर मान लीजिए अपने को अभिव्यक्त करना है, अपनी राय के बारे में संपर्क करना है, तो कम से कम कुछ हद तक वही पारिभाषिक शब्दावली आनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं चलेगी हिंदी में। आएगी खुद से जरूर, लेकिन उनको बहुत दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है तो हिंदी साहित्य बहुत नहीं पढ़ते हैं, और जो वैज्ञानिक शब्दावली वो हमेशा अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में। हाँ, दाविद तुम कुछ कहना चाहोगे? मेरा ख्याल भी है, और मेरे अनुभव ये भी है कि जो लोग भारतीय लोग यहाँ से आते हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो ज्यादातर और बहुत लोग उत्तर भारत से नहीं है, लेकिन हैदराबाद, बेंगलोर, दक्षिण भारत से हैं। तो इसकी वजह से तो उनकी पहली भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे ज़बान तेलुगु, तमिल वगैरह। और शायद कभी-कभी तो हमारे मैं और मेरे बीवी के पास, घर के पास से कुछ एक औरत आदमी जो बेंगलोर नहीं हैदराबाद से है, शायद भूल गया, बेंगलोर से है, वो जो तेलुगु बोलते हैं, लेकिन हम साथ हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन लगता है कि उनकी पहली भाषा हिंदी नहीं है। तो हिंदी नहीं है, पर फिर भी मुझे हमेशा मेरे लिए ताजुब की बात है कि ऐसे बहुत लोग हिंदुस्तान से आते हैं यहाँ जिनकी मातृभाषा दूसरी है, फिर भी कम से कम कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ हिंदी आते हैं लोगों को। तो एक तरह से हिंदी एक विश्व भाषा है, हम चाहे या न चाहे। और जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश से, नेपाल से आते हैं, यहाँ भी कम से कम कुछ हद तक हिंदी में बात हो सकती है। या फेलिक्स, तुम्हारा क्या अनुभव है? यहाँ कभी कभी हिंदी में बात करते हो? नहीं, स्वीडन में हिंदी बहुत कम है, तो स्वीडन में हिंदी सीखना अधिक कठिन है, क्योंकि ये मैं एक दूसरा आदमी के साथ हिंदी बोलते कभी कभी, तो ये एक बंगाल रहने वाला, तो ये एक रेस्टोरेंट का नाम छोटा बारिंदा, लीला बारिंदा, रेल ट्रैक्स के नजदीक है। हाँ, जानता हूँ इसको। हाँ जी, तो वो मैं उसके साथ थोड़ा सा हिंदी बोल रहे हैं, कभी कभी बोलते हो। हाँ, मैं जानता हूँ इनको। हमारे पास एक दूसरा दोस्त है, अरविंद,
अरविंद भी है। एक PhD वाला तो पिछले सेमेस्टर में हमने हर शुक्रवार पब में हिंदी बोल रहे थे। हाँ हाँ और उनके अनुसार उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्यार मेरी पहली भाषा है। लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी प्यार उसकी मातृभाषा है। हाँ हाँ वो तो है। और ये स्वीडन में ये अजीब बात है, खासकर उपसाला के लिए, जो रेस्टोरेंट यहाँ भारतीय रेस्टोरेंट के नाम से चलते हैं, वो आपके छोटे बरिंदा के लिए सही है, वो न्यू इंडियन भी सही है, दूसरे भी हैं, वो सब बंगाली है, बांग्लादेश के बंगाली हाँ है। सच है। और जो हिंदुस्तानी जब जो रेस्टोरेंट चलाना है वो पिज्जरिया चलाते हैं, वो इटालियन वो की पहचान अपना के पिज्जरिया चलाते हैं। ये मेरा अनुभव है। या नुमी, तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम हिंदुस्तानी खाना पसंद करती हो कि नहीं? हाँ, मुझको बहुत पसंद है। हाँ, ये मेरा अनुभव भी है। हाँ, वास्तव में कुछ हफ्ते पहले मैंने एक दक्षिण भारत का लड़का मिला और उन्होंने बताया कि अपने भारतीय दोस्त उसकी हिंदी थोड़ा सा खराब है और इसके कारण से उसने एक काम का इंटरव्यू नहीं कर पाया। हाँ, तो इस वजह से वे साथ एक बार एक हफ्ते में हिंदी सीखी। हाँ, उपसाला में। वो कौन सा काम है जिसके लिए हिंदी जरूरी है यहाँ उपसाला में? मैं सोचती हूँ कि काम भारत में है। अच्छा। लेकिन हाँ, उसकी अंग्रेजी बिल्कुल सही है और ठीक है, लेकिन हिंदी ठीक ठाक है। हिंदी हाँ इतनी ठीक नहीं है। हाँ, तो अच्छा। हाँ, तो वे यहाँ हिंदी सीखते हैं। हाँ, कुछ लोग आजकल हमारे यहाँ मान लीजिए कोई किसी तरह का वो शिक्षा प्राप्त करके या कुछ साल तक यहाँ हम काम करते करते वापस भी जाते हैं हिंदुस्तान आजकल। हाँ, और तब महसूस करते हैं कभी कभी कि हिंदी भी जरूरी है। वो अंग्रेजी से काम सिर्फ अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। और कुछ बताना चाहोगे आर्मिन या डेविड? माइक्रोफोन। बस एक छोटी बात है कि दरअसल तो काफी लोग मतलब पिछले सालों से जो अफगानिस्तान से आए हैं, और जो लोग कभी-कभी वे लोग कभी-कभी उनको हिंदी आती है क्योंकि वो फिल्म देख के वो शायद पाकिस्तान गए, भारत गए, तो इसलिए कभी-कभी मैं अफगानिस्तान के लड़कों से मैं हिंदी बातचीत कर सकते हैं। काफी अच्छी हिंदी आती है या उर्दू आती है। हाँ, कम से कम अफगानियों को बहुत अक्सर कम से कम थोड़ी बहुत हिंदी आती है और कभी-कभी बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। पिछले साल में हमारे इंटरनेट के कोर्स में और नहीं कैंपस कोर्स में भी आए थे बाद में। कैंपस कोर्स में एक लड़का था, वो चाद से यानी अफ्रीका से आए थे और वो कुछ हिंदी सॉन्ग्स जानते थे, फिल्मों से गाने आते थे। वो उन्होंने कहा मेरे बचपन में हमने जब फिल्म देखनी थी तो वही बॉलीवुड फिल्में थी और वो जो गाना वाना मैंने सीख लिया उस वक्त, तो वो हमारे यहाँ चलता था छात्र में अफ्रीका में, तो वो यहाँ हिंदी सीखना चाहते थे इस वजह से। तो वो भी आजकल होता है। ठीक है, तो इसके साथ मैं बहुत आभारी हूँ, हमने बहुत विस्तार से बात की हिंदी के बारे में और हिंदी और स्वीडन के बारे में और हमारे अनुभवों के बारे में जो हिंदी के साथ हुई। और बहुत आभारी हूँ कि तुम लोग साथ में थे और उम्मीद है कि हमारे भारत में बैठे हुए दर्शकों पर विश्व रंग पर
जो विश्व रंग फेस्टिवल के लिए आए थे कि उनको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ मैं नमस्ते कहता हूँ आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।